जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो आरआरबी यानी कि रेलवे सुरक्षा बल में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ का 2019 में, वो दोस्तों एग्ज़ाम डेट था 18/1/2019 को। जो शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन जितना ही पूछा गया है उस क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग फुल डिस्कस के साथ लेके आए हैं। यदि आप दोस्तों आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों 2 वीडियो और अपलोड कर दिया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी फुल डिस्कस के साथ हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पहला कहता है कि खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, यह कुश्ती से संबंधित है, FILA। विश्व कुश्ती संघ दोस्तों यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और यह दोस्तों ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है। और इसका दोस्तों स्थापना आपसे पूछेगा तो 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लुटियस एसोसिएट्स यानी कि दोस्तों फिला के नाम से की गई थी। और देखिए दोस्तों 2014 में इसको नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय दोस्तों अभी वर्तमान में लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 बोल रहा है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, याद रखिएगा। देखिए कपास भारत में खेती की जाने वाली दोस्तों सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यह कुल दोस्तों वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। और भारत में लगभग दोस्तों 67% कपास का पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास दोस्तों पैदावार जो कि सिंचित क्षेत्रों में होती है। भारत में दोस्तों विश्व का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, याद रखिएगा। भारत जो है विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। लेकिन दोस्तों प्रश्नकाल के समय चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा, याद रखिएगा। जब दोस्तों जो 2018 में क्वेश्चन पूछा है उस समय दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों कहेगा तो अभी वर्तमान में दोस्तों आपका भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों जो येलो ध्वज दर्शाता है वह खतरा यानी दोस्तों धीमा होना चाहिए। देखिए फार्मूला 1 F1 रेसिंग में चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित झंडों का प्रयोग किया जाता है। अगर पीला झंडा दिखलाएगा दोस्तों तो आमतौर पर किसी दुर्घटना या रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का यह संकेत देता है, पीला झंडा, याद रखिएगा। और ड्राइवरों की अपेक्षा की जाती है कि वे गति धीमी करें और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए भी तैयार रहें। यदि दोस्तों आपको हरा झंडा दिखाया जा रहा है तो दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत होता है। दौड़ का शुरुआत या सावधानी अवधि का अंत का संकेत होता है। अगर लाल झंडा आपको दिखाया जाएगा तो लाल झंडा का मतलब था दोस्तों कि खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत, याद रखिएगा। लाल झंडा दोस्तों खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का। अगर दोस्तों आपको सफ़ेद झंडा दिखाया जा रहा है तो दौड़ के अंतिम चरण का संकेत होता है, याद रखिएगा। सफ़ेद झंडा में दौड़ के अंतिम चरण का संकेत। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो आपको बोरी वन्यजीव अभयारण्य है यह आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। बोरी कहाँ में है तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको हो जाएगा। बांदीपुर दोस्तों आपको कर्नाटक में हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए बोलता है कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है और यह दोस्तों 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है और यह मुख्य रूप से शेर यानी कि तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा, बोरी वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट है दोस्तों कि नोट दिया गया यहाँ पे कि ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 567 वन्यजीव अभयारण्य और 106 राष्ट्रीय उद्यान और 55 टाइगर रिजर्व है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपको हो जाएगा ओटम थिएटर। ओटम थिएटर दोस्तों याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश का है। फिर दोस्तों बिल्सनी भी है, नाट्यम, और भामाकल्पम, लंबारी, डांडारिया, बूटा बोमोली, ये सभी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के हैं। जबकि दोस्तों कुचिपुड़ी जो है से यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। चिराकेन, पाखुपिल्ला, चिराव, खुलेआम, चेलम्मा, ये सभी दोस्तों मिजोरम के हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक दोस्तों 1.54 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा 1.54। देखिए अपवर्तनांक की बात की जाए तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ में कितनी तेजी से यात्रा करता है, और यह दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है। तो देखिए विरूपाक्ष जो मंदिर है दोस्तों यह आपको कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। विरूपाक्ष नदी की बात की जाए दोस्तों तो विरूपाक्ष नदी कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, याद रखिएगा। और यह पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था, और विरूपाक्ष मंदिर को दोस्तों विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, और इसे दोस्तों हम लोग पंपापति मंदिर भी कहते हैं। पंपापति मंदिर किस मंदिर को कहते हैं, तो विरूपाक्ष मंदिर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है कि बाराबती स्टेडियम स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह दोस्तों भारत का सबसे पुराना मैदान में से एक है, और यह क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है बाराबती स्टेडियम, याद रखिएगा। बाराबती स्टेडियम कहाँ है, तो उड़ीसा में, और यह दोस्तों किस खेल के लिए है, तो क्रिकेट और फुटबॉल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या। तो 2018 में दोस्तों पदकों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस समय दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 69 थी। देखिए दोस्तों 2018 याद आपको नहीं रखना है, लेकिन दोस्तों आपको अब 2022 वाला जरूर याद रखना है। देखिए भारत में दोस्तों 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक के साथ 69 पदक जीता था, यह 2018 में। लेकिन दोस्तों 8वां स्थान प्राप्त किया था। लेकिन 2022 में यह एशियाई खेल चीन हांगझोउ में संपन्न हुआ, याद रखिएगा। 2022 में कहाँ हुआ है, तो चीन हांगझोउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए दोस्तों लक्षद्वीप जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी दोस्तों केंद्र शासित है, फिर दोस्तों अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दोस्तों असम यह है आपका एक राज्य है, याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में दोस्तों भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दोस्तों देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ हो जाएगा, दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा, फिर दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सभी दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए दादर और नगर हवेली को एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों 26 जनवरी 1920 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को दोस्तों विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो विशालकाय ग्रह दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। देखिए दोस्तों बृहस्पति जो है यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति दोस्तों, उसके बाद शनि हो जाएगा, फिर यूरेनस और नेपच्यून, जो कि दोस्तों जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह इसको कहा जाता है, या दोस्तों इसको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। चारों ग्रह को याद रखिएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है, और यह अपने अक्ष पर दोस्तों अत्यधिक तीव्र गति करता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपको आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही आपको अवरोही क्रम पूछेगा, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, फिर होगा शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद होगा दोस्तों पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, याद रखिएगा दोस्तों यह अवरोही क्रम में है। अगर आरोही क्रम में कहेगा तो हो जाएगा दोस्तों बुध, मंगल, शुक्र, मतलब उल्टा ऐसे कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए सिडबी का मुख्यालय दोस्तों आपका यह लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सिडबी यानी कि दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसके स्थापना की बात की जाए तो 2 अप्रैल 1990 को दोस्तों संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम क्षेत्र को संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक ही साथ की तरह गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं को कार्य का समन्वयन करने हेतु किया गया था, और इसका दोस्तों प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। कुछ नहीं दोस्तों आपको याद रखना है कि सिडबी की स्थापना कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोलता है दोस्तों कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको नियासिन है, याद रखिएगा। और विटामिन B2 का नाम आपसे पूछेगा तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा।
विटामिन B1 का नाम पूछेगा तो थायमिन हो जाएगा, विटामिन B7 का कहेगा दोस्तों तो बायोटिन हो जाएगा, याद रखिएगा एक बार फिर से। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 को थायमिन और विटामिन B7 को बायोटिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है। तो कुवैत का मुद्रा का नाम दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दिनार है, याद रखिएगा कुवैत दिनार। कुवैत की राजधानी आपको कहा है दोस्तों तो कुवैत सिटी हो जाएगा और इसकी मुद्रा दोस्तों कुवैती दिनार हो जाएगा। और यह दुनिया का सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। दुनिया का सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा कौन सा है दोस्तों, तो कुवैत का मुद्रा, याद रखिएगा कौन सा, तो दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोलता है कि ऋग्वेद क्या है। तो देखिए दोस्तों ऋग्वेद जो है यह वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, यानी कि वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। देखिए दोस्तों ऋग्वेद में 4 वेदों में दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, याद रखिएगा। चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। इसमें दोस्तों मंत्रों का संलग्न किया गया है और यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद में दोस्तों कुल मंत्र की संख्या 10,000 से अधिक है और इसमें दोस्तों 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के जो दोस्तों पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोलता है कि हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हरिद्वार शहर दोस्तों सबसे पहले याद रखना है किस राज्य में है, तो यह दोस्तों उत्तराखंड में है। किस नदी पर कहा है दोस्तों, तो यह गंगा नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों इससे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर जो है दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है और यहाँ दोस्तों कुंभ का मेला भी लगता है, याद रखिएगा। हरिद्वार में जो है कुंभ का मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि है। तो देखिए दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात की जाए तो 1974 से 1979 तक चला था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, याद रखिएगा। इस योजना को दोस्तों जीडीपी लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन किंतु दोस्तों इसमें वृद्धि देखी गई 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी, याद रखिएगा। तो यानी कि दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह दोस्तों सफल रहा था। आपका उद्देश्य आप याद रखिएगा गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो नहीं कह रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रावधान जो है कि यह नहीं है। बाकी दोस्तों लिबर्टी भी है, समानता भी है और न्याय भी है दोस्तों, प्रस्तावना का भाग, याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए तो संविधान सभा द्वारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों यह लागू किया गया था इसे। और प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसका भाषा कहेगा दोस्तों आपको प्रस्तावना को भाषा, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो है दोस्तों संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा शब्द दोस्तों, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व। याद रखिए दोस्तों प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस वर्ष में हाइड्रोस्पेस की लड़ाई आयोजित हुई थी। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोस्पेस की जो युद्ध हुआ था यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था और यह दोस्तों याद रखिएगा झेलम नदी के तट पर हुआ था, झेलम नदी के तट पर दोस्तों। और इस युद्ध में पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। हाइड्रोस्पेस की जो युद्ध हुआ था दोस्तों पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था, जिसे दोस्तों यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस इसमें दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिए थे पोरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 20, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों जो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो प्रतीक है दोस्तों वह जन्म को दर्शाता है, याद रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जन्म को दर्शाता है। लोटस मतलब वही तो दोस्तों कमल, और बुल मतलब दोस्तों बैल, जिसे सांड भी बोला जाता है, तो जन्म से संबंधित है। और अश्व का प्रतीक की बात की जाए दोस्तों तो महाभिनिष्कर्म कर्मन हो जाएगा, यानी कि त्याग। और अगर बोधि वृक्ष की प्रतीक की बात की जाए तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। और चक्र पहिया की प्रतीक दोस्तों यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोल रहा है कि एक
विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर का समानता सुनिश्चित करती है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, समावेशी विकास। देखिए, समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देता है और सभी यानी कि दोस्तों यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर का समानता सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास की अवधारणा दोस्तों सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई और इस योजना को समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सुधारने एवं अवसरों को समानता उपलब्ध कराने के बात कही गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन 22 का ध्यान दीजिएगा कि एफडीआई का विस्तार क्या है, यानी कि दोस्तों एफडीआई का आपको विस्तार पूछ रहा है। तो एफडीआई का दोस्तों विस्तार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, इसमें किसी देश एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में एक किया गया निवेश के वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई दोस्तों सिंगापुर ने भारत में किया था। सिंगापुर ने दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा किया था 2023 में एफडीआई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 कहता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है दोस्तों उसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत खोल या क्रस्ट या दोस्तों भूपट्टी कहा जाता है, भूपट्टी। यह दोस्तों ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह बहुत ही भंगुर भाग है जिसको जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और भूपट्टी में दोस्तों मोटाई महाद्वीप व महासागरों के नीचे अलग है और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई दोस्तों 5 किलोमीटर है और जबकि महाद्वीपों के नीचे दोस्तों इसको 30 किलोमीटर तक है, याद रखिएगा। महासागरों के नीचे औसत कितना है दोस्तों, तो 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे इसको तो 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। तो देखिए, सल्फर के लिए प्रतीक आपका एस हो जाएगा, एस। देखिए दोस्तों, गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक दोस्तों एस है और इसका परमाणु क्रमांक पूछेगा आपसे तो 16 हो जाएगा। यह प्रचुर बहुसंयोजी और अधात्विक है। समान परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं और मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत का विधि आयोग एक है। तो बताइएगा भारत का एक विधि आयोग क्या है। तो यह दोस्तों गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत का जो विधि आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के लिए दोस्तों गठित किया गया है, याद रखिएगा। पहला विधि आयोग वर्ष दोस्तों 1834 में, पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने थे, याद रखिएगा। और 22वीं विधि आयोग को दोस्तों 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और अभी दोस्तों कौन है, तो विधि आयोग के भी दोस्तों अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोलता है कि चड्डा कप खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो चड्डा कप है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप दोस्तों की बात की जाए तो ट्रॉफी हो जाएगा अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और महाराजा रंजीत सिंह और गोल्ड कप, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा बैडमिंटन से हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो आपको खंडेसी है यह आपका आधिकारिक राजभाषा नहीं है, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भारत गणराज्य का आधिकारिक भाषाओं का सूचीबद्ध करता है और भारतीय संविधान को दोस्तों भाग 17 में दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 आधिकारिक भाषाओं का मान्यता देता है। अगर वो 22 भाषा की बात की जाए दोस्तों तो याद रखिएगा असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सभी दोस्तों है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा खंडेसी जो है यह भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है। खंडेसी जो है यह भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इयान जेम्स थोरोपे किस खेल से जुड़े हुए हैं।
तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इयान जेम्स थ्रोपे हैं एक ऑस्ट्रेलियाई सेवानिवृत्त तैराक हैं, याद रखिएगा, जो कि खासियत फ्रीस्टाइल में है, लेकिन बैक स्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और वे 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बोलता है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया है? तो बिपिन चंद्र पाल ने दोस्तों न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किए हैं, याद रखिएगा। देखिए, बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय इतिहासकार भी थे, जिन्होंने 1905 ईस्वी में न्यू इंडिया यानी कि दोस्तों जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किए थे और इसके संपादक के रूप में कार्य किए थे दोस्तों। और इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता को वकालत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो न्यू इंडिया अगर दैनिक की बात की जाएगा दोस्तों तो याद रखिए एनी बेसेंट है इसके लेखक। अगर सुधारक की बात की जाए तो गोपाल गणेश अग्रकर। फिर दोस्तों वंदे मातरम की बात की जाए पुस्तक का तो लाला लाजपत राय। और तलवार की बात की जाए दोस्तों तो भीखाजी कामा हो जाएंगे, याद रखिएगा, भीखाजी कामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा तब तक होगी जब वर्षा जल का पीएच मान जो है यह आपको दोस्तों 5.6 से कम हो। देखिए, अम्लीय वर्षा दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। यह तब तक शुरू होती है दोस्तों कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक को हवा से मुक्त किया जाता है। तब तक दोस्तों अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 तक होता है। 5.5 से 5.7 के बीच ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है। तो किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन जो है दोस्तों फौना कहलाता है, याद रखिएगा, फौना। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोलता है कि असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का दोस्तों राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी की बतख है। सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी की बतख जो है दोस्तों यह असम की है, याद रखिएगा। अगर असम की राजभाषा की बात की जाए दोस्तों तो असमिया हो जाएगा। असम जो राज्य महोत्सव दोस्तों है तो वह बिहू जो हो जाएगा दोस्तों, बिहू असम का है। अगर पुष्प की बात की जाए तो फॉक्सटेल आर्किड हो जाएगा। आर्किड जो दोस्तों असम का पुष्प है। और वृक्ष की बात की जाए दोस्तों तो डिप्ट्रोकार्पस मैक्रोकार्पस, डिप्ट्रोकार्पस मैक्रोकार्पस ये दोस्तों असम का वृक्ष है। और राज्य पशु की बात की जाए असम का तो एक सिंह वाला गैंडा है दोस्तों, याद रखिएगा, एक सिंह वाला गैंडा असम की है। फिर बोलता है दोस्तों कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी आपसे पूछेगा दोस्तों तो काबुल इसका आप राइट आंसर याद रखिएगा, काबुल। और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र भी है दोस्तों काबुल, याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको अकरा की राजधानी कहेगा तो घाना हो जाएगा, सियोल की राजधानी कहेगा तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, और प्राग की राजधानी कहेगा दोस्तों तो चेक गणराज्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अकरा की राजधानी घाना, सियोल की राजधानी दक्षिण कोरिया और प्राग की राजधानी चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दोस्तों दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह मायोपिया वाला जो व्यक्ति होता है दोस्तों यह पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दोस्तों दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगर इस पर दोस्तों फ्रेस्बिया की बात की जाए जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, फ्रेस्बिया। तो देखिए दोस्तों, फ्रेस्बिया यह ऐसी स्थिति है जिसमें आँखों के पास की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्रमिक नुकसान होता है। अगर मोतियाबिंद की बात की जाए, देखिए दोस्तों जो मोतियाबिंद होता है यह सफ़ेद या धुंधले धब्बे होते हैं मोतियाबिंद में, जो किसी व्यक्ति को आँखों के लेंस में विकसित हो जाते हैं और धुंधली या धुंधली दृष्टि के कारण यह बनता है। धुंधली या धुंधली दृष्टि के कारण बनता है दोस्तों मोतियाबिंद। अगर हाइपरमेट्रोपिया कहा जाए जो कि दोस्तों दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के चीज़ों को धुंधली दिखाई देती है दोस्तों, परंतु दूर की चीज़ों बिल्कुल साफ दिखाई देती है, वह दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दोस्तों दूरदृष्टि दोष है। यानी कि दोस्तों उसको पास की चीज़ नहीं दिखाई देता है दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष को दोस्तों यानी दूर करने के लिए आपको उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बोलता है कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो यह दोस्तों असम राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। कामाख्या प्रसाद तासा असम राज्य से संबंधित है। ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक याद रखिए राजा राम मोहन राय। और 1815 ईस्वी में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, जिसके बाद में दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया था। और यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। याद रखिए दोस्तों, पहले जो ब्रह्म समाज का पहला नाम क्या था तो आत्मीय सभा, जो कि 1815 में किए थे, और 1828 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट है
कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के दोस्तों अध्यक्ष पूछा है तो राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। और अल्पसंख्यक उप समिति दोस्तों HC मुखर्जी थे और मौलिक अधिकार के उप समिति JB कृपलानी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार का SI मात्रक है, तो जूल हो जाएगा दोस्तों। कार का SI मात्रक जूल। और दोस्तों कार एक दोस्तों याद रखिए यह एक अदिश राशि है, अतः इसमें केवल परिमाण होती है और इसमें दिशा नहीं होती है। कार का SI मात्रक दोस्तों जूल होता है, जबकि पास्कल जो है यह दाब का SI इकाई है और हेनरी प्रेरकत्व की SI इकाई दोस्तों न्यूटन। हेनरी जो है यह प्रेरकत्व का SI इकाई है और न्यूटन दोस्तों यह बल का SI मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि दोस्तों बिल्ली में, कैट यानी कि बिल्ली में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो याद रखिएगा 19 जोड़ा होता है। इसमें कितना, तो 19 जोड़ा होता है, जिसमें 36 जो होता है दोस्तों ऑटोसोम और 2 होता है यौन गुणसूत्र। और मनुष्य में दोस्तों 23 जोड़ी होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में कितने, तो 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। और बिल्ली में दोस्तों तो 19 जोड़ी होते हैं, जिसमें दोस्तों 36 ऑटोसोम होता है और 2 दोस्तों यौन गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोलता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 12वीं अनुसूची का है, भारतीय संविधान के अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अनुसूची दोस्तों याद रखिएगा जो कि देखिए दोस्तों अनुसूची 2 यानी कि ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा दूसरा। इसलिए दोस्तों कि देखिए भारतीय संविधान में 12 टोटल अनुसूची है, जिसमें अनुसूची 2 में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत नियंत्रण महालेखाकार, ये सभी का दोस्तों वेतन भत्ते और पेंशन से संबंध को उपबंध इसमें किया गया है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल कानून है और तीसरा अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, याद रखिएगा दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41 बोलता है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ अवस्थित है। तो सुंदरवन दोस्तों बायोस्फीयर जो है यह आपको पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, याद रखिएगा। सुंदरवन जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है और यह दोस्तों 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में फैला हुआ है और यह दोस्तों विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट में भी शामिल किया गया है इसे। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ऊतक विज्ञान। ऊतकों का अध्ययन दोस्तों हिस्टोलॉजी कहलाता है, जिसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। देखिए दोस्तों किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और अधिकांशतः ऊतक का आकार एवं आकृति एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि भारत का पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह थे, याद रखिएगा। सिख राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह थे और यह दोस्तों 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनकी कार्यकाल दोस्तों 1982 से 1987 तक था और वही 1972 से 1977 दोस्तों यह पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह थे। और 1986 में दोस्तों भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक पर पॉकेट बीटों का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44 बोल रहा है दोस्तों कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में है। तो यह दोस्तों आपको एलोरा गुफा दोस्तों आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में भी बताएं। देखिए सह्याद्री पर्वतमाला में यह स्थित है और इस गुफाओं की संख्या दोस्तों 34 है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि दोस्तों याद रखिए जो एलोरा की गुफा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों से संबंधित दोस्तों, यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से हैं, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों राष्ट्रकूट वंश शासकों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अगर न्यूनतम आयु आपसे पूछेगा तो 35 वर्ष हो जाएगा और राष्ट्रपति के लिए भी दोस्तों 35 वर्ष ही है। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद दोस्तों धारण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों जो नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा हो जाएगा,
नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दोस्तों दीमापुर है, याद रखिएगा दीमापुर। नेक्स्ट है कि भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में दोस्तों याद रखिएगा नागा अर्जुन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को दोस्तों भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है और यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने दोस्तों माध्यमिका दर्शन का संस्थापक माना जाता है। माध्यमिका दर्शन के संस्थापक नागा अर्जुन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डल झील किस शहर में स्थित है? तो देखिए दोस्तों डल झील जो है दोस्तों यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि श्रीनगर में हो जाएगा। इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। डल झील को याद रखिएगा, श्रीनगर का गहना कहा जाता है और कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। और यह दोस्तों 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है और यह जम्मू कश्मीर के दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49, बोलता है कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन सा है? तो नितिन गडकरी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी थे और इस पद पर दोस्तों 2014 से लगातार बने हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र याद रखिए CH3COOH है। याद रखिए दोस्तों क्या क्या इसका है, तो CH3 और COOH रासायनिक सूत्र है। इससे दोस्तों हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग हम लोग खाद्य परीक्षक यानी कि सिरका और औद्योगिक उपयोग या खाद्य उपयोग में करते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 85 क्वेश्चन आपको जीके जीएस था और इसके बाद से दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग है। तो हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप दोस्तों रेलवे में पुलिस बनने का सपना देखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा और साथ साथ दोस्तों डिस्कशन भी इसको आपको याद रखिएगा। इसका PDF के लिए दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।